इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा पिछले एपिसोड का रिकैप करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा चेनपिंग और उसका दोस्त जियोसान टाउन में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी कुछ आउटसाइडर्स एक खास अपॉर्चुनिटी की तलाश में वहां आते हैं और पता चलता है कि ये टाउन मिस्ट्री से भरा हुआ है। चेनपिंग जब मास्टर जी शंग को लेटर देता है तो मालूम पड़ता है कि वो एक समझदार और दयालु इंसान है। एपिसोड के अंत में फेरी और फू नाम के दो आउटसाइडर्स चेनपिंग से मिलते हैं, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में फेरी उसका इमोर्टैलिटी ब्रिज तोड़ देती है। उसी समय मास्टर जी शंग को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जो टाउन की तबाही का डरावना विजन देता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इधर फू उस फेरी पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, तुमने इस बंदे की मोर्टैलिटी ब्रिज को तोड़कर इस टाउन के रूल्स को भी तोड़ दिया है। अब तुम्हारी इस गलती की सजा मुझे भी मिलेगी। जिस पर वो कह रही थी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बंदा आज नहीं बल्कि 6 महीने के बाद मरेगा। अब ये सब होने के बाद फू सोंग जिनशिन के साथ की मीटिंग को भी कैंसिल कर देता है। वो कह रहा था, मैं कल तुमसे मिलने आकर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे, आज तो वैसे भी मेरा मूड खराब है। इधर चेनपिंग लुकास लीफ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लीफ उसके पास आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हम मास्टर जीशांग को देखते हैं जो कि अपने एक डिसाइपल झावियाव को सिटी के बाहर छोड़ने जा रहे थे। वो कहते हैं, मुझे तो लगा था कि मैं इस सिटी में आराम से सालों तक रह पाऊंगा, मगर लोग ऐसा नहीं होने देंगे। दरअसल वो सिटी में आए आउटसाइडर्स की बात कर रहे थे। वो कहते हैं, उन्होंने तो मेरे नाक के नीचे ही अपने डर्टी गेम्स खेलना शुरू कर दिए। उन्हें तो ये लगता है कि वो यहाँ आके कुछ भी करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, ये मेरा तोहफा तुम अपने साथ रखना। तो झावियाव ने भी तुरंत ही उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसी वक्त झावियाव की नजर एक लड़की पर पड़ी जो कि सिटी में बने आंख वेल को देख रही थी। वो लड़की का नाम है निंग्याव। झावियाव को तो ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आ गई। तभी जीशांग उससे कह रहे थे, झावियाव, तुम्हें कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई पसंद भी आती है फिर तो ग्रेट बुद्धा भी तुम्हें रोक नहीं सकते। इधर उस लड़की ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब वो जरा ही आगे बढ़ी थी। तभी जावियाव कहता है, इसकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये सुनते ही उस लड़की ने तुरंत अपनी तलवार को शीत से बाहर निकाल लिया। वो बड़ी ही तेजी से जावियाव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर इससे पहले कि वो जावियाव को कुछ कर पाए, मास्टर जीशांग अपनी पावरफुल एनर्जी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे पुश कर देते हैं। इसके बाद वो निंग्याव से कह रहे थे, शेर कभी खरगोश का शिकार नहीं करता, और मेरा डिसाइपल कमजोर है, इसलिए वो तुम्हारे साथ फाइट भी नहीं कर पाएगा। मुझे पता है उसने तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन इसकी सजा मौत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस पर निंग्याव कहने लगी, ये मेरा और उस बंदे के बीच का मामला है, मैं जो करती हूँ उसमें तुम मुझे नसीहत नहीं दे सकते। खैर, अब तो मैं तुम्हारी पावर्स देखना चाहती हूँ। इसके बाद निंग्याव बड़ी ही तेजी से मास्टर जीशांग पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर उसका एक भी वार उन्हें हिट नहीं कर रहा था। उल्टा निंग्याव ही उनकी पावरफुल ऑरा से काफी पीछे पुश हो गई। मास्टर जीशांग उसे बताते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर में तेज होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर निंग्याव ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उन पर हमले शुरू कर दिए, मगर मास्टर जीशांग तो बिना कुछ किए ही उस पर भारी पड़ रहे थे। इससे हम उनकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। निंग्याव ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल किया था, मगर मास्टर जीशांग ने अपनी मल्टीपल फॉर्म बनाकर उसे चकमा दे दिया। अब निंग्याव एक एक कर उनके सभी फॉर्म्स पर अटैक करती हुई वहां पर अपनी पावर से बहुत बड़ा टॉर्नेडो बना चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब तो ये बंदा हार ही चुका होगा, लेकिन वो तो जैसे के वैसे खड़े थे, जिस वजह से निंग्याव अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर देती है। मगर तब तक मास्टर जीशांग उसके पास पहुंच चुके थे। वो उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें तलवारबाजी किसने सिखाई? और तभी निंग्याव की फ्लाइंग स्वॉर्ड उन पर अटैक करने के लिए काफी नजदीक पहुंच जाती है, जिसे मास्टर जीशांग ने बड़े ही कूल अंदाज में पीछे हटो कहकर रोक दिया। तो निंग्याव और उसकी तलवार दोनों ही अपने आप पीछे हट गए। उसकी तलवार तो वहां के पेड़ में जाकर धंस गई थी। मास्टर जीशांग उसे बताते हैं, मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए छोटी सी बात पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कितना पावरफुल है ये हमें पहले से नहीं पता होता। अब तुम्हें मेरी सलाह माननी है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। इधर निंग्याव के हाथ पर चोट लगी थी, जिसके बाद मास्टर जीशांग उसकी तलवार उसे वापस दे देते हैं और साथ ही उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को चेक करते हुए कह रहे थे, तुम्हारी तलवार तो उतनी धारदार नहीं है जितनी कि ये होनी चाहिए। ये तो बस 2 ही लेटर्स का वजन संभाल सकती है, मगर तुम्हारी क्वालिटीज को देखते हुए इस पर
3 लेटर्स को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी, जिसके बाद दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को और भी ज्यादा धारदार बना देते हैं। ये मास्टर जीशांग की तरफ से निंग्याव के लिए तोहफा था, मगर इस लड़की ने उसे ठुकरा दिया। वो कह रही थी, मुझे तलवार नहीं चाहिए। ये सुनकर मास्टर जीशांग उससे पूछते हैं, लड़की क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर निंग्याव कहती है, आपकी पावर्स देखकर मैं समझ गई कि आप यहाँ के एक सेंट हैं। जिस पर मास्टर जीशांग कहते हैं, फिर भी तुमने मेरे गिफ्ट को ठुकरा दिया, तुम्हें तो ये स्वॉर्ड एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। मगर निंग्याव उसे बिना एक्सेप्ट किए ही वहाँ से चली जाती है। मास्टर जीशांग उससे कह रहे थे, ये तलवार तुम्हें डिफेंड कर सकती है, लेकिन निंग्याव चुपचाप से वहाँ से निकल गई। अब रात होने तक वो टाउन को ही एक्सप्लोर कर रही थी। वो कहती है, उस सेंट ने मेरी तलवार पर वर्ड्स डालकर मुझ पर एहसान नहीं किया था। उसे लगता है कि मेरी तलवार बेकार है और इसलिए वो उसे शार्प करके दे रहा था। तभी निंग्याव को फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। असल में वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो निंग्याव पर अटैक करने आ गई थी, मगर निंग्याव ने तुरंत उस अटैक से खुद को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम गाओजेन को देखते हैं, जो अपने खास ट्रेजर को घूर रहा था। तभी वहाँ पर निंग्याव पहुंच जाती है। उसकी सर्वेंट को निंग्याव को देखकर शक हो गया। उसे लग रहा था कि ये लड़की गाओजेन को मारने आई है, मगर निंग्याव तो चुपचाप से वहाँ से गुजर गई। लेकिन तभी एक नाइफ सीधा निंग्याव के पास से होता हुआ गाओजेन की तरफ बढ़ा। हालांकि एल्डर हु ने उस नाइफ को पकड़ लिया था। उसे लग रहा था कि निंग्याव ने ही उसके मास्टर पर हमला किया है, इसलिए एल्डर हु ने तुरंत निंग्याव से फाइट करना शुरू कर दिया। इनकी फाइट देखकर एक मिस्टेरियस बंदा सीधे गाओजेन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी निंग्याव ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करके उस बंदे को खत्म कर दिया। बेसिकली निंग्याव ने ही गाओजेन की जान बचाई थी। गाओजेन भी उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। वो तुरंत उसका शुक्रिया अदा करने लगा, मगर एल्डरहू को अब भी उस पर यकीन नहीं था। वो कहता है, शायद इसी लड़की ने आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने ही साथी को मार डाला होगा। हालांकि गाओजेन तो उसे इग्नोर करते हुए सीधा निंग्याव के पास चला जाता है। वो कह रहा था, मैं सुई डायनेस्टी का यंग मास्टर हूँ और प्लीज एल्डरहू को माफ कर देना। वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम पर अटैक कर रहे थे। खैर, ये जेड सील है जो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसे मेरी तरफ से एक थैंक यू टोकन समझकर रख लो। ये देखकर एल्डरहू सीधे घुटनों पर आकर रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज ये जेड सील उसे मत दीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज यंग मास्टर मेरी बात मान लीजिए। अब उसका ये सारा ड्रामा देखकर निंग्याव वहाँ से ही जाने लगती है। वो कह रही थी, मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। अब उसकी वहाँ से जाने की बात पर गाओजेन कहता है, एल्डरहू प्लीज उठ जाइए। हमारी स्वीट डायनेस्टी में बस एम्पेरर के सामने ही सिर झुकाया जाता है। तो एल्डरहू कहता है, मैं आपसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूँ और मैं जानता था कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। जिसके बाद वो भागते हुए जाकर बेवजह निंग्याव से फाइट शुरू कर देता है। निंग्याव भी उसके हर एक अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डॉज करती जा रही थी, जिसके बाद उसने भी एल्डरहू पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एल्डरहू उसे उठा के जमीन पर पटक देता है। इन दोनों की ऐसे ही फाइट चल रही थी और निंग्याव की इंजर्ड होने की वजह से वो एल्डरहू के आगे फीकी पड़ चुकी थी। अब वो उसे एक लात मारकर दीवार पर पटक देता है। निंग्याव देखती है कि बंदा इस बार तो उसे खत्म करने ही आ रहा है और तभी गाओजेन एल्डरहू को रुकने का हुक्म देता है, मगर वो बंदा उसकी एक नहीं सुनता। तभी निंग्याव की फ्लाइंग स्वॉर्ड, जिसमें सेंट जीशांग ने अपनी पावर्स डाली थी, वो बड़ी ही तेजी से जाकर एल्डरहू के आर पार हो जाती है। तब तक निंग्याव भी वहाँ से ही गायब हो गई। इधर गाओजेन एल्डरहू पर चिल्ला रहा था। वो कहता है, उस लड़की ने शाओ फैमिली से ट्रेनिंग ली है, वो आगे चलकर मेरी बेस्ट शैडो असैसिन बन सकती थी, लेकिन तुमने उस पर बेवजह हमला करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इधर एल्डरहू अपने सीने में घुसी हुई तलवार बाहर निकालते हुए कहता है, मेरे लिए तो आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर गाओजेन उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है, तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। क्या तुम जानते नहीं कि मैं सुई डायनेस्टी का होने वाला प्रिंस हूँ? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब उसका गुस्सा देखकर एल्डरहू तुरंत उससे माफी मांगने लगता है और तभी उन्हें सेंट जीशांग की आवाज सुनाई देती है। वो एल्डरहू से कह रहे थे, तुम्हें बेवजह फाइट करने में बहुत मजा आता है, तो क्यों न दो दो हाथ मेरे साथ भी किए जाए। ये सुनकर एल्डरहू तुरंत उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही गाओजेन भी उन्हें सॉरी बोलते हुए अपनी डायनेस्टी के स्टेट मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर करता है, मगर सेंट जीशांग कहते हैं, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से मेरी सिटी में कोई गड़बड़ी मत करना, वरना तुम्हारी सर्वेंट
डायमंड के साथ साथ तुम्हारी कब्र भी यही खुदेगी। अब हम देखते हैं कि चेनपिंग एक सपने में है। उसमें वो अपनी पुरानी मेमोरीज को देख पा रहा था, जहाँ पर उसके फादर ने उस पर उसकी माँ की जिम्मेदारी सौंपकर टाउन छोड़ दिया था। तभी उसे चेनपिंग की लाइफ में सिर्फ सैडनेस ही थी। उसे बचपन से ही सताया गया और तभी चेनपिंग को उसकी माँ की आवाज आती है और वो अपनी आंखें खोलता है। तभी जियूसान गिरते पड़ते उसके पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था, प्लीज मुझे उस इविल ओल्ड मैन से बचा लो। उसके पास एक मैजिकल बॉल है। उसने मेरे सामने उसमें सी थेर सारा पानी हमारे टाउन में रिलीज कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे गांव में सुनामी आ गई हो। तो चेनपिंग भी समझ जाता है कि ये बंदा तो उससे उसी स्टोरी टेलर की बात कर रहा है। जियूसान कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो, वो बंदा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। जिस पर चेनपिंग कहता है, ठीक है चलो मैं ही उससे बात करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जिमाओ को देखते हैं, जो ऑलरेडी जियूसान के घर पहुंच चुका था। वो फेरी सेजिशी से कह रहा था, जियूसान मेरा डिसाइपल है, अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट करके उसे छीन सकती हो। जिस पर वो कह रही थी, मेरा भी क्लैन इतना आसानी से हार नहीं मानता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेशियस ट्रेजर दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जियूसान को छोड़ना होगा। ये सुनकर जिमाओ उस पर बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो अपने मैजिकल बॉल की मदद से उसे एक क्रेट सी में ट्रैप कर देता है, जहाँ पर कई सारे सांप सेजिशी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो भी तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक गोल्डन स्क्रॉल समन कर लेती है, मगर उस स्क्रॉल का उन सांपों पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो सांप सेजिशी को जकड़ने लगते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी और फिर वो अचानक से उसी रियल्म से बाहर आ गई। सेजिशी समझ जाती है कि इस बंदे का मुकाबला वो नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे ग्रीट करके तुरंत वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेनपिंग जियूसान को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। जियूसान ने तो एक टोकरा लेकर अपना मुंह ही ढक लिया था। जियूसान इतना डर गया कि उसको देखते ही नीचे गिर गया। वो कह रहा था, मैं इस ओल्ड मैन का डिसाइपल कभी नहीं बनने वाला, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब चेनपिंग जाकर जी माओ से बात करता है। वो कहता है, आप तो आईसी अपना डिसाइपल बना लोगे, मगर उसके लिए ये भी तो रेडी होना चाहिए। अब जियूसान की माँ चेनपिंग से कहने लगती है, ये इमोर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर जियूसान इनका डिसाइपल बन गया तो आगे चलकर वो जरूर कामयाब होगा। वैसे भी जियूसान किसी काम का नहीं, ना ही उसमें दिमाग है, ना ही कोई स्किल। अगर ये मास्टर के साथ प्रैक्टिस करेगा तो शायद आगे चलकर इसका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो फाइनली चेनपिंग भी इसके लिए मान गया। वो जियूसान को भी इसके लिए मना लेता है। अब चेनपिंग के वहां से जाते ही जिमाओ जियूसान को उसके बॉल में देखने को कहता है, जिसमें जियूसान को चेनपिंग की गोल्डन फिश नजर आती है। मीनवाइल ये सब उस बंदे की ही करामत थी। इधर जियूसान की माँ को कोई फिश नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो जियूसान के कान के नीचे एक जड़ देती है। अब जियूसान भी पाव पटक कर रो रहा था। तभी जिमाओ कहता है, बच्चे मेरे सामने नील करो और मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। लेकिन जियूसान तो बस उससे चेनपिंग की गोल्डन फिश वापस मांगने लगा और तभी उसका हाथ बॉल में मौजूद पानी को लग जाता है, जिससे जियूसान तो सीधा उसके अंदर चला गया। उस बॉल की अपनी एक दुनिया थी, जिसमें अब जियूसान उसे ट्रैप कर देता है ताकि जियूसान को थोड़ा सा सबक मिल जाए। इधर जियूसान की माँ से पूछ रहा था कि मुझे चेनपिंग का जन्मदिन बताओ, और जैसे ही उस बंदी ने डेट बता दी, वो तुरंत काउंटिंग करना शुरू कर देता है। तुम्हारे बेटे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो दरअसल चेनपिंग की थी, और ये बात जियूसान की माँ भी अच्छे से जानती थी। उसे गिल्ट तो हो रहा था, लेकिन जियूसान के फ्यूचर के लिए वो चेनपिंग का हक छीनने को तैयार हो गई। तभी जी माओ ने तुरंत एक टैलिस्मान क्रिएट किया और उसे सीधा चेनपिंग के अंदर डाल दिया, ताकि चेनपिंग और जियूसान के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।